एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रात गुजर गई, दिन की रोशनी फैल रही थी। हाजी उस वक्त भी कमरे में टहल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और दिमाग सुलग रहा था। वो कमरे से बाहर आ गया। मशरिकी उफक पर सुर्खी ये बता रही थी कि कुछ देर में सूरज तुलू होने वाला है। उसने बरामदे में चारपाइयों पर सोए हुए इरफान और रब नवाज की तरफ देखा और सहन में नीम के दरख्त के नीचे पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। सुबह की ठंडी हवा से उसे किसी कदर सुकून मिला। बाहर दुकान की तरफ से आवाजें आ रही थीं। करामत दुकान पर था। उसका कारोबार सुबह सवेरे ही शुरू हो जाता था। हाजी को नीम के दरख्त के नीचे बैठे हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि करामत दुकान की तरफ वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में अखबार था। वो हाजी की तरफ देख कर बोला, ये अखबार पढ़ो हाजी साहब। उसने अखबार हाजी की तरफ बढ़ाया, फिर कहा, इस वक्त दुकान पर ग्राहकों का रश है, मैं थोड़ी देर के बाद अंदर आऊंगा। करामत वापस चला गया। हाजी अखबार देखने लगा। सारा अखबार इस हवाले से खबरों से भरा हुआ था। उसमें गुलबर्ग में नाले के पुल से 3 लाशों की दरियाफ्त और फारूक अहमद की बीवी राना के कत्ल की खबर भी थी। राना के कत्ल वाली खबर पढ़ते हुए हाजी के जहन में गर्दिश कुछ और तेज हो गई और फारूक अहमद ने उस कत्ल का इल्जाम इरफान पर लगाया था, क्योंकि इरफान के खून आलूद कपड़े वहां से मिले थे। हाजी के दिमाग में धमाके हो रहे थे। कल रात 8 बजे जब वो लोग फारूक की कोठी से रवाना हुए थे, गुलबर्ग नहर वाले चौक पर इरफान पजेरो से उतर गया था। उसने कहा था कि जरूरी काम है। वो थोड़ी देर के बाद करामत के यहाँ पहुंच जाएगा और जब वो वापस आया था तो उसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो वो पहने हुए था। लेकिन हाजी ने उस वक्त उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और अब ये खबर पढ़ने के बाद सारी बात हाजी की समझ में आ गई थी। उसके सीने में लावा सा खौलने लगा था। उसने चारपाई पर सोए हुए इरफान की तरफ देखा। उसका दिल चाह रहा था कि इरफान का गला घोंट दे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा सका। हाजी दूसरी खबरें पढ़ता रहा। असलहे के गोदाम में छापे वाली खबर में यह भी लिखा था कि असलहे के उस अड्डे के बारे में पुलिस के एक आला अफसर को इत्तला शारिक ने दी थी, जो खुद भी कई संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। और उस अड्डे की निशानदही शारिक के एक काबिल एतमाद साथी नौलखे ने की थी। वो छापे के वक्त पुलिस के साथ था, लेकिन बाद में पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। हाजी ये खबर भी पढ़ पढ़ कर तिलमिला रहा था। शारिक एक तरफ उसे तबाही के दहाने पर धकेल रहा था और दूसरी तरफ खुद पुलिस और अवाम की हमदर्दियां हासिल कर रहा था। उसी अखबार में डीआईजी का यह बयान भी था कि शारिक अगर अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो उसके केसेस पर हमदर्दाना गौर हो सकता है। हाजी ये सब कुछ पढ़ता रहा और उसका खून खौलता रहा। 7 बजे के करीब दिलावर उठ गया। वो करीब आकर बोला, आप यहाँ कब से बैठे हैं हाजी साहब, सोए नहीं क्या? हाजी ने गुर्राते हुए कहा, मेरी तो रात ही जागते हुए गुजरी है। तुम चाय बना कर लाओ, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। दिलावर फौरन ही किचन की तरफ चला गया और 10-15 मिनट में चाय बना कर ले आया। थोड़ी देर के बाद इरफान और रब नवाज भी जाग गए थे। हाजी खूंखार नजरों से इरफान की तरफ देख रहा था। हाजी उसकी तरफ अखबार बढ़ाते हुए गुर्राया, ओए ये पढ़, ओए कल जो तुमने गुल खिलाया है उसकी तफसील पढ़ ले। उसका बखत फारूक ने हमारे खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। वो कुछ देर खामोश हुआ, फिर बोला, तेरी जवानी ज्यादा जोश मार रही थी, सब्र नहीं हो सकता था तुमसे। पहले मेरे लिए मुसीबतें कम थीं जो तूने ये नई हरकत कर दी। इरफान बेगैरती से मुस्कुराते हुए बोला, गलती हो गई हाजी साहब। हाजी ने उसे घूरा, बोला, अखबार में लिखा है कि तुम उसके घर से जेवर और नकदी भी ले गए थे। वो सब कुछ कहाँ है? इरफान बोला, वो सब कुछ मैंने एक पोटली में बांधा था जी। वहां से भागते हुए वो पोटली रास्ते में ही कहीं गिर गई। हाजी चंद लम्हे खूंखार नजरों से उसे घूरता रहा, फिर रब नवाज और दिलावर की तरफ देखते हुए बोला, इसे अंदर ले चलो, मैं देखता हूं इसमें कितनी जवानी है। इरफान का चेहरा धुआं हो गया। वो घिघियाया, मुझे माफ कर दें हाजी साहब, पहली मर्तबा ऐसी गलती हुई है, आइंदा नहीं करूंगा। हाजी उठते हुए बोला, मैं तुम्हें आइंदा ऐसी गलती करने के काबिल छोड़ूंगा ही नहीं, ले चलो इसे अंदर। दिलावर और रब नवाज इरफान को बाजुओं से पकड़कर कमरे में ले आए। हाजी ने भी अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। हाजी बोला, ये चीखेगा जरूर, इसका मुंह बांध दो ताकि आवाज बाहर न जाए। इरफान समझ नहीं सका था कि उसके साथ क्या किया जाने वाला है। वो हाथ जोड़कर हाजी से माफी मांगता रहा। दिलावर ने चारपाई पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाकर उसके मुंह में ठूंस दिया और सवालिया निगाहों से हाजी की तरफ देखने लगा।
हाजी बोला, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, चाकू निकालो। और हाजी खामोश होकर मानी खेज निगाहों से उसकी टांगों की तरफ देखने लगा। दिलावर मुस्कुरा दिया, बोला, समझ गया साहब। उसने रब नवाज को इशारा किया और फिर उन दोनों ने मिलकर इरफान को इस तरह जमीन पर गिरा दिया जैसे बकरे को ज़िबाह करने के लिए गिराया जाता है। इरफान अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचल रहा था। हाजी ने उसके सर पर जोरदार ठोकर मारी। इरफान की आंखों के सामने नीली पीली सी चिंगारियां नाचने लगी और फिर उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। इरफान को जब होश आया तो यह देखकर उसकी रूह कांप उठी कि उसे मर्दानगी से महरूम किया जा चुका था। एक जर्राह बैठा उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। करीब बैठे हुए हाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तेरा अंजाम यही होना चाहिए था। तुम लोगों की गलतियों की वजह से आज मैं तबाही के दहाने पर खड़ा हूं। अब मैं किसी की कोई गलती मुआफ नहीं करूंगा। दिलावर, रब नवाज और चौधरी करामत खौफजदा खड़े हुए थे। इरफान का चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। चौधरी करामत आधा घंटा पहले अंदर आया था। उसकी दुकानदारी सुबह और शाम के वक्त ज्यादा होती थी। सुबह तांगे रेड़े वाले रोजगार की तलाश में निकलते तो घोड़ों के लिए दिन भर का चारा लेते। चौधरी करामत जब अंदर आया तो इरफान का काम हो चुका था। हाजी के कहने पर वही कच्ची आबादी से एक जर्राह को ले आया था जो इरफान की मरहम पट्टी कर रहा था। जब मरहम पट्टी करके फारिग हुआ तो हाजी ने 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपनी जुबान बंद रखना। अगर तुमने किसी से इसका जिक्र किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा और रोजाना आकर इसकी मरहम पट्टी कर जाया करो। जर्राह ने 500 का नोट जेब में डालते हुए कहा, मेरी जबान बंद रहेगी जनाब, आप फिक्र न करें। वो अपनी चीजें समेट कर चला गया। उसी रात 2 बजे के करीब जब सब लोग सो रहे थे तो इरफान अपनी चारपाई से उठा और नंगे पैरों दबे कदमों चलता हुआ कंपाउंड वॉल के करीब पहुंच गया। चलने में उसे खासी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो दांत भींचे उस तकलीफ को बर्दाश्त करता रहा। इरफान के दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज थी। वो सोच रहा था कि अगर किसी की आंख खुल गई तो वो पकड़ा जाएगा और जिंदा नहीं बचेगा। दीवार 5 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। आम हालात में वो 1 सेकंड में दीवार चढ़ सकता था, लेकिन तकलीफ की वजह से उसे दीवार चढ़ने और दूसरी तरफ उतरने में खासी दुश्वारी पेश आई। वो लड़खड़ाता हुआ गली से निकलकर सड़क पर आ गया और रुक रुक कर इधर उधर देखने लगा। फिर दाईं तरफ एक रिक्शा स्टार्ट होने की आवाज सुनकर वो चौंक गया। रिक्शा स्टार्ट होकर हल्की रफ्तार से उस तरफ आ रहा था। इरफान ने सड़क के बीच में आकर उसे रुकने का इशारा किया। रिक्शा रुक गया। इरफान पिछली सीट पर तकरीबन गिर गया। रिक्शा ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखे बगैर पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? इरफान ने कराहते हुए कहा, थाने, मुझे थाने ले चलो। रिक्शा ड्राइवर चौंक गया। उसने कुछ आगे जाकर रिक्शे को बाईं तरफ एक गली में मोड़ दिया। गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। रिक्शा मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ नहर के करीब मेन रोड पर निकल आया। नहर से आगे पुलिस स्टेशन था। रिक्शा पुलिस स्टेशन के सामने रुकने की बजाय सीधा आगे बढ़ गया तो इरफान सीधा होकर बैठने की कोशिश करते हुए बोला, थाना पीछे रह गया है, तुम कहाँ जा रहे हो? रिक्शा ड्राइवर ने कहा, थाने से ज्यादा महफूज जगह पर। इरफान चौंक गया। बोला, क्या मतलब? कौन हो तुम? ड्राइवर ने कहा, तुम्हारा दोस्त। उस वक्त रिक्शा शालीमार बाग के गेट के सामने से गुजरकर अगले चौक में पहुंच चुका था। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उस जगह रोशनी थी। इरफान ड्राइवर की शक्ल देखकर चौंक गया। वो हकलाया, शारिक, तुम? शारिक बोला, डरो नहीं। मुझे शुबा था कि हाजी आज इस ठिकाने से भी भागने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं शाम के बाद से आसपास घूमता हुआ निगरानी कर रहा था। तुमने जब थाने चलने को कहा तो मैं समझ गया कि कोई गड़बड़ है। मामला क्या है? तुम तो हाजी के बहुत वफादार थे। इरफान का रहा उसने मुझे। फिर वो बताने लगा कि हाजी ने उसके साथ क्या किया है। बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी नस्ल खत्म कर दी है। मैं उसके खानदान के एक एक मर्द को चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। शारिक बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इरफान बोला, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। घास मंडी वाले मोड़ पर 2 पुलिस वाले सड़क के दरमियान खड़े रिक्शे को रुकने का इशारा कर रहे थे। शारिक बोला, जरा संभल कर बैठ जाओ इरफान, आगे पुलिस है। इरफान ने कहा, मुझे तेज बुखार हो रहा है, उनको बताना कि तुम मेरे पड़ोसी हो और मुझे लेकर अस्पताल जा रहे हो। शारिक बोला, फिक्र मत करो, उन्हें यह शुबा नहीं होना चाहिए कि तुम जख्मी हो, बाकी मामला मैं संभाल लूंगा। रिक्शा करीब पहुंच रहा था। दोनों पुलिस वाले राइफलें संभाले सड़क के वस्त में खड़े थे। शारिक चाहता भी तो बचकर नहीं निकल सकता था। उसने करीब पहुंचकर रिक्शा रोक लिया। कांस्टेबल की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है संतरी बादशाह, आज ये रोक टोक कैसी हो रही है? कांस्टेबल ने उसे घूरा। बोला, तुम कौन हो? इस वक्त कहां से आ रहे हो? शारिक हंसा, बोला, लो कर लो बात। बड़े भोले हो संतरी बादशाह, एक रिक्शे वाले से पूछते हो कि तुम कौन हो? रिक्शा ड्राइवर तो रिक्शा ड्राइवर ही होता है, उसका तो काम ही दिन रात सड़कों पर रिक्शा चलाना है। कभी यहाँ, कभी मॉडल टाउन, कभी गुलबर्ग, कभी भाटी लोहारी, कभी टकसाली। कांस्टेबल ने कहा, बहुत बातें करते हो, लाइसेंस है तुम्हारे पास? शारिक ने पुरसुकून लहजे में कहा, लाइसेंस तो इस वक्त मेरे पास नहीं है,
पर इस वक्त मैं कोई किराए की सवारी लेकर नहीं जा रहा। कांस्टेबल बोला, ये कौन है, कहाँ से बिठाया है इसे? फिर वो इरफान की तरफ देखते हुए बोला, ओए कौन हो तुम? शारिक बोला, मैं बताता हूँ संतरी बादशाह, इससे क्या पूछते हो? ये मेरा हमसाया है, बड़ा तेज बुखार हो रहा है इसे, मैं इसे म्यूं अस्पताल ले जा रहा हूँ। हमसायों का भी तो कोई हक होता है ना संतरी बादशाह, इसकी हालत देख रहे हो। मैं बहुत जल्दी में घर से निकला था और लाइसेंस जेब में रखना भूल गया। लो ये रख लो, दोनों चाय पीना। उसने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कांस्टेबल ने इरफान को छूते हुए कहा, वो इसको तो वाकई तेज बुखार है, इसे जल्दी ले जाओ, कहीं हमारे मत्थे न लग जाए। उसके साथ ही उसने शारिक के हाथ से 10 का नोट ले लिया। शारिक रिक्शा स्टार्ट करते हुए बोला, बड़ी मेहरबानी संतरी बादशाह, जीरे का होटल खुला हुआ है, कहो तो वहां छोड़ दूं? कांस्टेबल ने कहा, नहीं हम खुद चले जाएंगे, तुम जाओ। शारिक रिक्शे को हरकत में ले आया और उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। उसे अपने इलाके में पहुंचने में मजीद 15 मिनट लग गए थे, लेकिन अपनी गली की तरफ मोड़ने से पहले उसने रिक्शा रोक लिया। गली से जबरदस्त फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शारिक बोला, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं देख कर आता हूँ मामला क्या है। यहाँ से हटने की कोशिश तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगी, इसलिए मेरी वापसी तक यहीं बैठे रहना। शारिक कब्रिस्तान से निकलकर तारीकी में छुपता हुआ अपनी गली की तरफ आ गया और उसे एक बार फिर रुक जाना पड़ा। उसके बंगले वाली समत से बड़ी जबरदस्त फायरिंग की आवाजें आ रही थी। लगता था जैसे 2 पार्टियों में ठन गई हो। शारिक तारीकी में दुबका कुछ देखने की कोशिश करता रहा, फिर तारीकी का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल हाथ में लेकर उसका सेफ्टी कैच हटा दिया। फायरिंग की आवाजें गली के आखिरी मोड़ के दाईं तरफ से आ रही थीं। उसने इत्मीनान का सांस लिया। उनका मकान बाईं तरफ था। पहले तो वो यही समझा था कि पुलिस ने नौलखे का पीछा करके उनका ठिकाना मालूम कर लिया होगा और मौका पाकर उन सबको गिरफ्तार करने के लिए मकान पर रेड कर दिया होगा, लेकिन उसका ये ख्याल गलत निकला। उसे एसपी से किसी ऐसी हिमाकत की तवक्को नहीं थी। उसने बहुत सोच समझकर हाजी के खिलाफ इत्तलात फराहम करने के लिए एसपी का इंतखाब किया था। वो एक फर्जशनास और दयानतदार ऑफिसर था। अगर वो बददियानत और बदअहद होता तो उस रात जब रंजीत सिंह की समाधि के करीब उनकी मुलाकात हुई थी, वो उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर सकता था। उस रात शारिक भी था, समीना भी और नौलखा भी, और इत्तेफाक से पुलिस की मोबाइल आ गई थी जिसमें निस्फ दर्जन मुसल्ला पुलिस वाले मौजूद थे। ये तीनों भी अगरचे मुसल्ला थे, लेकिन पुलिस की ऑटोमेटिक राइफलों के सामने उनके पिस्तौल बेमानी होकर रह जाते। ये लोग मजाहमत करते तो उन तीनों को भून दिया जाता और एसपी को बहुत बड़ा क्रेडिट मिलता और यकीनी तौर पर उसे अगले रैंक पर तरक्की भी मिल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसके बरक्स अगले रोज नौलखे की निशानदही पर जब टिम्बर मार्केट वाले असलहा डिपो पर छापा मारा गया तो डीआईजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने ये बरमला कहा था कि असलहे के इस डिपो और इससे पहले हिरवन और असलहे के तमाम अड्डों की निशानदही शारिक और समीना ने की थी। शारिक और समीना अगरचे संगीन तरीन जराइम में मुलव्विस थे, लेकिन आम लोगों की हमदर्दियां शारिक और समीना के साथ थीं। लोग शारिक की हिस्ट्री भी अखबारात में पढ़ चुके थे और उनके ख्याल में शारिक को मुजरिम बनाने में पुलिस का ही हाथ था। अगर जेल से रिहा होने के बाद पुलिस ज्यादतियां न करती तो वो एक सीधा साधा और शरीफ शहरी होता, लेकिन पुलिस ने उसे जराइम के रास्ते पर धकेल दिया और शारिक इंतकामी कार्रवाइयां करते हुए जराइम की दलदल में धंसता चला गया। और अब एसपी के बयान के बाद तो शारिक को आम लोगों की मजीद हमदर्दियां हासिल हो गई थी। शारिक हाजी के मजीद खुफिया अड्डों की तलाश में था। उसे किसी न किसी तरह पता चल ही जाता था कि हाजी कहाँ छुपा हुआ है। आज रात वो उसकी निगरानी के लिए ही चौधरी करामत के आसपास मौजूद था। उसने दुकान से कुछ दूर सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे रिक्शा रोक रखा था और पिछली सीट पर नीम दराज उस तरफ देखता रहा था। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी भी वहां से गुजरी थी। पुलिस वालों ने दरख्त के नीचे रिक्शे को खड़ा देखा भी होगा, लेकिन उन्होंने रुककर पूछगिछ की जहमत नहीं की थी। और फिर रात 2 बजे के करीब एक आदमी को दुकान के सामने वाली गली से निकलते देखकर शारिक चौंका। वो आदमी उसी तरफ आ रहा था और जब वो करीब पहुंचा तो शारिक ने उसे पहचान लिया। वो हाजी का बॉडीगार्ड इरफान था। शारिक इरफान को अच्छी तरह जानता था। वो बहुत पुराना और हाजी का काबिल एतमाद आदमी था। इरफान ने जब रिक्शे पर बैठते हुए पुलिस स्टेशन चलने को कहा तो शारिक चौंके बगैर न रह सका और फिर शारिक उसे अपने साथ ले आया था। उसने इरफान को अपने बारे में भी बता दिया था कि वो कौन है। ये बिल्ली के भागों छींका टूटने वाली बात थी। शारिक को यकीन था कि इरफान से हाजी के बहुत से राज मालूम कर लेगा, लेकिन उस तरफ आते ही फायरिंग की आवाजों ने उसे बदहवास कर दिया। वो यही समझा था कि पुलिस ने उसके मकान पर रेड कर दिया था, लेकिन अब उसे इत्मीनान हो गया था कि उसका मकान महफूज था और फायरिंग किसी और जगह से हो रही थी। शारिक घोड़े शाह के मजार पर वापस आ गया। रिक्शा मजार के पिछली तरफ कब्रिस्तान में खड़ा था, लेकिन यह देखकर बदहवास हो गया कि इरफान रिक्शे में मौजूद नहीं था। वो इधर उधर देखने लगा और कराहने की आवाज सुनकर चौंक गया। इरफान, कहाँ हो तुम? तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ से इरफान की कराहती हुई आवाज आई,
मैं यहाँ हूँ शारिक बाबू। शारिक कब्रों में चलता हुआ एक तरफ बढ़ गया। इरफान दरख्तों के नीचे पड़ा हुआ था। शारिक बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गए? इरफान बोला, मैंने उस तरफ किसी के आने की आवाज सुनी थी, इसलिए रिक्शे से उतर कर इधर आ गया। बड़ी तकलीफ हो रही है शारिक बाबू। शारिक बोला, इस वक्त तो तुम्हारी तकलीफ का मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। पुलिस वहां से जाए तो तुम्हारी तकलीफ का भी कोई इलाज हो सकता है। इरफान बोला, पुलिस कहाँ है? क्या तुम्हारे अड्डे पर छापा मारा गया है? शारिक बोला, अगर मेरे अड्डे पर छापा मारा गया होता तो मैं इत्मीनान से यहाँ न बैठा रहता। वो मजीद कुछ कहना ही चाहता था कि एकदम खामोश हो गया और उठकर सड़क की तरफ देखने लगा। फायरिंग की आवाजों में शिद्दत आ गई थी और फिर चंद सेकंड के बाद ही एक कार बड़ी तेजी से उसके मकान वाली गली से निकली और उसी तरफ आने के लिए सड़क पर मुड़ गई। शारिक झुककर दौड़ता हुआ एक कब्र की आड़ में लेट गया। वो कार बड़ी तेज रफ्तारी से मजार के सामने से गुजर गई। उसका रुख तेजाब अहाते की तरफ था। कार की पिछली सीट से ऑटोमेटिक राइफल से पीछे की तरफ फायरिंग की जा रही थी। चंद सेकंड के बाद एक पुलिस मोबाइल भी गली से निकलकर तेज रफ्तारी से उसी तरफ चली गई। मोबाइल से भी फायरिंग की जा रही थी। फायरिंग की आवाजें तेजाब अहाते की तरफ बहुत दूर निकल गई थीं। शारिक उठकर इरफान के पास आ गया। वो इरफान की तरफ देखते हुए बोला, आओ अब चलें। चल सकते हो या तुम्हें गोद में उठाकर रिक्शे में बिठाऊं? इरफान बोला, नहीं नहीं, मैं चल लूंगा। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रिक्शे में बैठ गया। शारिक रिक्शा स्टार्ट करके उसे सड़क पर ले आया और तकरीबन 100 गज आगे जाकर उसे गली में मोड़ दिया। गली में सन्नाटा था। उस वक्त 3 बजने वाले थे। फायरिंग की आवाजों से लोग जाग तो गए होंगे, लेकिन ऐसे हालात में कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शारिक ने रिक्शा जैसे ही अपनी गली की तरफ मोड़ा, एक पुलिस कांस्टेबल अचानक ही तारीकी से निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में राइफल थी। शारिक ने रिक्शा रोक लिया। शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है संतरी बादशाह, बड़े पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, किस्सा क्या है? पुलिस वाले ने उसे घूरा, बोला, तुम कौन हो, इस वक्त कहां से आ रहे हो और ये कौन है? शारिक ने इत्मीनान से कहा, मेरा नाम जहूर है जी, रिक्शा चलाता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, वो सामने वाले घर में रहते हैं, कोई शक शुबा हो तो मेरे साथ चलकर पूछ लो। घर चंद कदम के फासले पर था। शारिक ने रिक्शा बंद कर दिया। उसने नीचे उतरकर मकान की बेल बजा दी। चंद सेकंड के बाद ही अंदर से समीना की आवाज आई, कौन है? शारिक बोला, जहूर हूँ, दरवाजा खोलो भाई। समीना ने शारिक की आवाज पहचान ली। उसने फौरन ही दरवाजा खोल दिया। शारिक के साथ पुलिस वाले को देखकर वो चौंक गई। वो मामला समझ गई थी। पुलिस वाले ने समीना से पूछा, ये कौन है बीबी, इसे पहचानती हो? समीना बोली, पहचानती न तो रात को इस वक्त दरवाजा क्यों खोलती, बंदा है जी मेरा। ये गनीमत था कि पुलिस वाले ने उससे इरफान के बारे में दरियाफ्त नहीं किया। शारिक बोला, मैं रिक्शे को अंदर ले जाऊं संतरी बादशाह? कांस्टेबल बोला, हाँ जल्दी करो, कहीं फिर गड़बड़ न शुरू हो जाए। शारिक ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए कहा, किस्सा क्या है, कोई छापा मारा था? कांस्टेबल बोला, कल डाकुओं के गिरोह ने बैंक लूटा था। उनके बारे में इतला मिली थी कि वो यहाँ एक मकान में छुपे हुए हैं। उन्हीं को पकड़ने के लिए छापा मारा था। एक कमबख्त मारा गया, बाकी भाग गए, लेकिन जाएंगे कहाँ? पीछे से आवाज आई, फजल हुसैन, क्या बात है, कौन है ये लोग? आवाज सुनकर शारिक ने उस तरफ देखा। एक और पुलिस कांस्टेबल राइफल हाथ में पकड़े उस तरफ आ रहा था। कांस्टेबल बोला, कोई नहीं है यार, रिक्शे वाला है, यहीं रहता है। फिर वो अपने साथी की तरफ चल पड़ा। समीना ने गेट खोल दिया। शारिक रिक्शे को अंदर ले गया और समीना ने गेट बंद कर दिया। शारिक ने रिक्शे से उतरते हुए समीना की तरफ देखा तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। समीना के हाथों में पिस्तौल था। समीना ने इरफान की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है? शारिक बोला, अपना दोस्त है, पहले अंदर तो चलो, फिर तफसील बता दूंगा। वो इरफान को सहारा देकर अंदर ले आए और ये देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई कि उसके तमाम साथी क्लैशनकोफ राइफलें हाथ में लिए हुए थे। नौलखा ऊपर किसी जगह पोजीशन लिए बैठा था। वो भी नीचे आ गया। उसने इरफान को देखते ही पहचान लिया। समीना भी अंदर आने के बाद इरफान का चेहरा देखकर उसे पहचान चुकी थी। नौलखे ने इरफान की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गया? शारिक बोला, हाजी ने किसी बात पर खफा होकर इसे सजा दी थी। ये 2 बजे के करीब चोरी छुपे वहां से निकल कर थाने जा रहा था, तभी मेरे हाथ लग गया। मैं इसे यहाँ ले आया। नौलखे ने पूछा, मगर इसे तकलीफ क्या है? शारिक बोला, हाजी ने, वो कहते कहते रुक गया। फिर नौलखे के कान में बताने लगा कि क्या मामला है। नौलखा बड़बड़ाया, बड़ा लानती है ये हाजी। फिर वो इरफान को एक कमरे में ले आया। नर्स रजिया को बताया गया कि किस्सा क्या था। इत्तेफाक से पॉलीफैक्स मरहम घर में मौजूद थी। उसने ट्यूब तुफैल को थमा दी कि ये जख्म पर लगा दी जाए, सुबह किसी मेडिकल स्टोर से कोई दवा मंगवा ली जाएगी। शारिक बोला, इस तरफ आते हुए फायरिंग की आवाजें सुनकर मैं तो डर गया था, कहीं तुम लोग तो घेरे में नहीं आ गए, लेकिन ये जानकर इत्मीनान हुआ कि फायरिंग किसी और तरफ हो रही थी। नौलखा बोला, हम भी पहले यही समझे थे कि पुलिस ने हमारी तलाश में किसी गलत मकान पर छापा मार दिया है। हम पुलिस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। शारिक बोला, कल डाकुओं के किसी गिरोह ने बैंक लूटा था और वो लोग यहाँ किसी मकान में छुपे हुए थे। उन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया था। एक डाकू मारा गया है और बाकी भाग गए।
पुलिस उनके ताकुब में गई है। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उन्हें पता चल जाए कि बड़े डाकू तो यहाँ छुपे हुए हैं तो वो उन डाकुओं को भूल जाएं। लेकिन तुम इरफान को यहाँ ले आए हो, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? शारिक बोला, गड़बड़ कैसी? ये हमारे लिए बड़े काम का आदमी साबित होगा। हाजी के तमाम राज इसे मालूम है और जब हाजी को पता चलेगा कि इरफान हमारे पास है तो उसकी मैया मर जाएगी। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ख्याल है, हाजी को बताना दिया जाए कि इरफान हमारे पास है? शारिक ने कहा, ठीक है, ये खुशखबरी तुम ही उसे सुना दो। समीना ने फोन का रिसीवर उठा लिया और शारिक से पूछकर चौधरी करामत का नंबर डायल करने लगी। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई, जिसका मतलब था कि वो लोग जाग रहे थे और इत्तेफाक से कॉल हाजी ने ही रिसीव की। वो हेलो के जवाब में गुर्राया, ओए देखो इरफान। वो उस वक्त ज्यादा बदहवास हो रहा था कि ये भी न जान सका कि हेलो की आवाज किसी मर्द की थी या औरत की। वो बोला, मुझे मालूम है तेरे साथ कुछ ज्यादती हुई है, लेकिन तुझे कोई ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं। ओए, मैंने तुझे बेटों की तरह अपने साथ रखा है। मैं कहता हूं तू वापस आ जा, वरना जानता है तुझे मुझसे कहीं पनाह नहीं मिलेगी।